हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिस्टम मित्रा में। मैं हूँ किशन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। दोस्तों जो एनडीए एयरफोर्स और नेवी वगैरह के लिए हमारा बैच चल रहा है, उसमें हम आज कल से हमने प्रकाश वाले चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके बसे दूँ। तो देखिए पॉइंट आउट में दोस्तों एक चीज बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों जो उसमें अगला वाला पॉइंट आता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण। दोस्तों देखिए दोस्तों क्या होता है ये हम जानते हैं दोस्तों, दो माध्यम में, पहला कोई सघन माध्यम है और दूसरा कोई विरल माध्यम है। हमने माना यहाँ पर ये अविरल है, ठीक है, और इससे ये कोई रेखा मतलब कोई किरण मान सकते हैं आप, इधर उधर जा रही है तो ऐसे जानी चाहिए, बट ऐसे लाइन के पीछा ये ऐसी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों इसको जानना स्टेप चाहिए था, बट हम जानते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जाती है तो वह अपने प्रकाश जो अविलंब से दूर हट जाती है। इस कारण ये किरण स्टेप से ना जाकर स्टेप से जाती है, ठीक है। दोस्तों ये होता है क्या, हमारा आपतन कोण आई और ये होता है आर हमारा अपवर्तन कोण। दोस्तों हम यहाँ पे जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ये भी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। हमने मान लिया यहाँ पे किया तो यहाँ पे हो गया। हमने मान लो कोई पॉइंट इस टाइप से ऐसे लेके आए हम इसको, हमारा आपतन कोण यहाँ पर इतना हो गया आई, तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके लिए ये इसकी समानांतर हो जाएगी। यानी मतलब ये रेखा है एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के साथ में जाएगी, और ये जो कोण है अविलंब के साथ इसका कोण कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री। तो वह कोण वह आपतन कोण आई जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, हमारा इसका मान बढ़ा दिया जाए, तो यह जो किरण है वो यहाँ से परस्पर इसी माध्यम द्वारा लौटेगी। क्या मतलब यहाँ पे कोई किरण आई के रूप में, जबकि हम जानते हैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया है हमने, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री से प्लस हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, जिसके कारण ये किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इस घटना की जो दोबारा लौटने वाली घटना है, इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण को दोस्तों सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रांतिक कोण इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन सी बराबर यहाँ पे हमारा आता है एन विरल और एन सघन, मतलब विरल का अपवर्तनांक अपॉन सघन का अपवर्तनांक दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते विरल, मान लीजिए विरल हमारा इसमें नीचे वाला जो है हमने विरल मान लिया, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड होगी, लिक्विड है कोई, तो इस रूप में या फिर लिक्विड है, या फिर अगर यहाँ पर लिक्विड है तो ऊपर क्या हो सकता है दोस्तों हमारा सॉलिड फोर्स। तो यहाँ पर इस रूप में क्या फॉर्मूला मिल सकता है हमारा एन एल अपॉन एन जी साइन सी, ठीक है दोस्तों। अगर आप मानते हैं कोई गोलीय सतह है उससे परावर्तन कैसे होगा, हमने पढ़ लिया कि हमारे समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, बट कोई गोलीय सतह है उससे परावर्तन कैसे होगा, तो उसको मैं आपके बता दूंगा गोलीय सतह से परावर्तन। दोस्तों गोलीय सतह दो प्रकार की होती है, एक अवतल होती है, एक उत्तल होती है। उत्तल सतह वो जिसका बीच वाला भाग थोड़ा मोटा हो, और अवतल सतह वो जिसका बीच वाला भाग थोड़ा पतला हो, किनारे मोटे हो दोस्तों, ठीक है। अवतल अवतल में ये दोनों अंतर है। जहां पर पूरा प्लेन होता है, पूरा समान होता है, उसको हम समतल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समतल अर्थात प्लेन कहते हैं उसको, ये टर्म से आप कह सकते हैं। तो इन दोनों की दो वक्त दिए, एक उत्तल ये भी लिख देता हूं, उत्तल दूसरा अवतल।
दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोनों सतह के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होगा दोनों सतह के लिए, उसका मान क्या होगा, मतलब वो किससे बन किया जाएगा, उसके बारे में फॉर्मूला है, देखिए n upon b minus 1 upon u equal to n minus 1 upon f, n minus 1 upon f की वहां पर क्या आएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे f क्यूब मान दिया है तो आप r बाई 2 कर सकते हैं, r बाई 2 करके सॉरी f 2f कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2f लिख सकते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको दोस्तों, ठीक है। ये अपवर्तन का फॉर्मूला है दोस्तों, सूत्र कह सकते हैं इसको। अपवर्तन का सूत्र क्या है हमारा, n upon v minus u 1 upon u is equal to n minus 1 upon r दोस्तों मान लिया हमारा यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन लागू हो जाती है, कौन सी कंडीशन भाई, कि ये दोनों जो क्या नाम है, जो हमारा n है, दोनों का n1 और n2 रूप में है, कहने का मतलब दो अन्य पदार्थ है, उन दोनों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं, तो उस रूप में क्या फॉर्मूला बनेगा, उस रूप के लिए बनेगा दोस्तों n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये अलग अलग पदार्थों के अपवर्तनांक के लिए, जहां पर उनके अपवर्तनांक अलग अलग होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस दो गोलीय माध्यम से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है दोस्तों, दो गोलीय सतह से घिरा हुआ, सॉरी दो गोलीय सतह से घिरा एक पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं दोस्तों, पारदर्शी माध्यम होता है। ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस अवतल लेंस में कई तरह के, जैसे समाप्तल लेंस, अवतल लेंस के तीन टाइप हो जाते हैं, समाप्तल लेंस, उत्तल अवतल लेंस और आपका एक और होता है अवतल उत्तल लेंस। इस टाइप से मतलब कि दो प्रकार के समतल, अवतल और उत्तल, इन तीनों को मिला के जब हम जोड़ते हैं तो कई प्रकार के लेंस बन जाते हैं। कई बार दो उत्तल लेंस को मिला के लेंस जोड़ा जाता है तो वहां पर द्वि उत्तल लेंस कहते हैं उसको, दो उत्तल लेंस को जोड़ दिया तो द्वि उत्तल लेंस। मोस्टली द्विउत्तल लेंस और द्विअवतल लेंस कई ज्यादा यूज होता है, जिनकी दोनों सतह उत्तल हो या जिनकी दोनों सतह अवतल हो दोस्तों। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिनमें नंबर एक बात यह है हमारे प्रकाशिक केंद्र, ये क्या होता है, इसकी मैं दोनों बना देता हूं। ये द्विउत्तल लेंस है, ये द्विअवतल लेंस है दोस्तों, ठीक है। ये द्विउत्तल लेंस है, ये द्विअवतल लेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, अगर मान लीजिए यहाँ का कोई इसका मिडिल पॉइंट माने हम, इस यहाँ का ये वाला पॉइंट और इसका यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इस पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से कुछ इस टाइप से किरण आ रही है, आप जानते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम कोई किरण जाती है तो क्या होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर हमने कोई अविलंब माना, अविलंब की ओर झुक गई, जाना इसको ऐसे स्टार्ट चाहिए था, बट ये ऐसा ना जाके थोड़ा स्टार्ट झुक गई, और मान लिया ये इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जा रही है दोस्तों। तो अब ये सघन माध्यम में द्वारा हमारे किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में, तो ये यहाँ पर हम बनाते हैं अवलंब, तो इससे अवलंब से दूर की ओर जाएगी, कितने जाएगी दोस्तों, थोड़ा दूर की ओर जाएगी, तो उसका कंडीशन क्या होता है, थोड़ा गलत हो गया सॉरी, यहाँ पर पास में आती है इस टाइप से, तो कंडीशन गलत हो गई।
जब ये विलंब से सघन में आएगी दोस्तों तो इसका विलंब ये होना चाहिए और कुछ इस टाइप से करंट आ रही है, मान लीजिए करंट कैसे आ रही है हमारे दोस्तों, कुछ इस टाइप से आ रही है, ये हमने तीर निशान लगा लिया अर्थात करंट आ रही है, ये अविलंब है, इसको जाना इस टाइप से चाहिए था, बट यहाँ अविलंब होने के कारण और विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसीलिए अविलंब की हो जाती है अर्थात थोड़ा इस टाइप से निरंतर हो जाएगी। तो फिर एक केंद्र से होती है, केंद्र से जो मिडिल पॉइंट होता है उससे दूर जा रही है, तो यहाँ पर कंडीशन में फिर दोबारा इस वाले पॉइंट पे आके देखिए, ये पॉइंट हमने माना A1, ये पॉइंट माना हमने A2। A2 पॉइंट पे होता है जब यहाँ पे इस कंडीशन के लिए सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जा रही है प्रकाश, तो यहाँ पे हमने एक अविलंब बनाया और ये अविलंब से दूर क्यों आएगी, क्योंकि सघन से विलंब में आ रही है इसलिए दूर क्यों आएगी, जहाँ इसको इस टाइप से चाहिए था बट जाती इस टाइप से। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण है, दोनों एक दूसरे की समांतर होती है। क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे की समांतर होती है। इसी टाइप से इस अवतल वाले में भी होता है, ये कंडीशन सॉल्विंग होती है। तो प्रकाश माध्यम वह माध्यम प्रकाश केंद्र वह है यदि लेंस के प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार आपतित होकर लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष के, अब ये मान लीजिए हम तो पॉइंट आपने भी तो बता दिया प्रकाश केंद्र यहाँ पर होता है, इसके बीच में होता है दोनों बीच में, बट इसके बीच में यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है। नो 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 दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, हमको पता है मुख्य अक्ष भी होता है लेंस में जो इस टाइप से होता है। तो ये मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट को काटती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ट्रांजिशन दोस्तों उसमें होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। ध्यान स्टेप से तो बट सॉरी थोड़ा सा इसमें बहुत खराब था। अविलंब होने के कारण झुक गई, आगे जाके तो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है दोस्तों इसके जिस पॉइंट को काटते हैं उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसको P से डिनोट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों इसको, इस पॉइंट को। पहला वाला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, फोकस दूरी। यहाँ पे एक फोकस होता है, एक फोकस दाईं तरफ होता है, एक फोकस दाईं तरफ होता है। तथा फोकस दूरी तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में जितनी मतलब फोकस कह सकते हैं आपको, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जितनी दूरी होती है उस दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर, फोकस दूरी कैसे करते हैं, ये एफ, ये भी हमारा एफ। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे, वो है कि मुख्य फोकस कितने प्रकार होते हैं। फोकस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की विशेषता क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। प्रथम मुख्य फोकस से ऐसा लगता है कि यहाँ से या तो किरणें वास्तव में जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं, या तो वास्तव में आती है या तो जाती हुई प्रतीत होती है। और द्वितीय मुख्य फोकस में या तो किरणें वास्तव में आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसका, वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दोस्तों लेंस जिस गोले को काट कर बनाया जाता है उस गोले को केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चौथा फोकस वो हम अभी बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब दोस्तों एक दूसरा नया फॉर्मूला आता है वो है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र ये क्या होता है ये जानते हैं इसके बारे में। ये लेंस मेकर सूत्र है तो है क्या, यदि R1 और R2 के, ये वक्रता केंद्र हमारा R1 और R2 के, यहाँ पर इस पहले वाले का R1 हो गया, दूसरे वाले का R2 हो गया वक्रता केंद्र। तो क्या कह रहा है कि यदि R1 और R2 के एक पतले लेंस के प्रथम और द्वितीय अपवर्तनांक पृष्ठों के अपवर्तनांक है, अपवर्तक पृष्ठों के अपवर्तनांक कह सकते हैं दोस्तों इन दोनों को। तो क्या कह रहा है कंडीशन आ गई,
और तथा इनका प्रकाशीय केंद्र सी है, हम पी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाशीय केंद्र पी हो सी हो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इनके बीच में जो संबंध होता है वो संबंध ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। क्या संबंध होता है, 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ r1 r2 क्या है, r1 व r2 लेंस के अपवर्तक के अपवर्तनांक। ठीक दोस्तों, R1 R2 हमारे लेंस के अपवर्तक के अपवर्तनांक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इससे हमारे लेंस का जो फॉर्मूला निकलता है, लेंस के लिए जो फोकस दूरी और आप कह सकते हैं फोकस दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाश के अंदर प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस से प्रकाश के से वस्तु की दूरी के लिए फॉर्मूला निकलता है, वो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। क्या निकलता है वो फॉर्मूला, आइए उसके बारे में देखते हैं। वो फॉर्मूला होगा दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला पूरी डायरेक्शन कैसे चलता है यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों लेंस का आवर्धन क्या होता है, लेंस का आवर्धन दोस्तों कल हमने बात की थी, आवर्धन वो 2 या 3 प्रकार के होते हैं, कई जगह 2 प्रकार के होते हैं, कई जगह 3 प्रकार होते हैं। एक पार्श्विक होता है, आपका रेखीय होता है, किसी जगह पर अच्छे आवर्धन भी होता है। तो यहाँ पर हम पार्श्विक का बात करेंगे, पार्श्विक और रेखीय दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। इसमें यहाँ पर उस लेंस के पार्श्विक व जो रेखीय आवर्धन होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। और m बराबर होता है दोस्तों पृथ्वी की दूरी, सॉरी जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है उससे पृथ्वी की दूरी, जिसको i से डिनोट किया जाता है, तथा लेंस से थोड़ा दूर है मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु की लंबाई के अनुपात को एक टर्म कह सकते हैं लेंस का आवर्धन। मुख्य अक्ष से लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई आई, मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु की लंबाई ओ, या फिर मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को लेंस का हम कह सकते हैं आवर्धन। इसमें अगला वाला जो चीज आती है, अगला पॉइंट आता है वो है लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है दोस्तों। इसमें शर्त क्या है, फोकस दूरी बशर्ते मीटर में दी गई हो। फोकस दूरी कितनी में दी हो, मीटर में दी हो दोस्तों। अब आप कहेंगे हमको तो ज्यादातर फोकस दूरी सेंटीमीटर में मिलती है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 100/100 दोस्तों, ऊपर गुणा कर दिया जाता है जिससे कि ये सेंटीमीटर में चली जाती है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो दोस्तों इस क्षमता का फॉर्मूला वो क्या आप कह सकते हैं, मात्रक क्या होता है डायोप्टर, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से। मात्रक को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंस की क्षमता को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोस्तों दो लेंस हैं, ठीक है, यहाँ पहले वाले की फोकस दूरी f1 और दूसरे वाले की फोकस दूरी f2 है। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, संयोजन की फोकस दूरी होगी दोस्तों कैपिटल F बराबर f1 प्लस f2, कैपिटल F बराबर f1 प्लस f2। ये थोड़ा गलत है, रियल में फोकस दूरी होती है वो ना सीढ़ी क्रम टाइप में नहीं होती, एक समांतर क्रम टाइप में होती है। वो निकलती है 1/f बराबर 1/f
F1 प्लस 1/F2 फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम उसकी क्षमता में चेंज करना चाहें तो कैसे हुआ, P बराबर F1 है तो ऑब्वियसली P1 होगी पहली वाली क्षमता, और दूसरी वाली की F2 है तो ऑब्वियसली उसकी दूसरी वाली की P2 होगी दोस्तों। तो P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया। दोस्तों अगला पॉइंट है प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है दोस्तों, पहला दर्पण था, सेकंड वाला हमारा लेंस था, थर्ड जो चक्र का पॉइंट आता है वो है प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या है दोस्तों, प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है दोस्तों। अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन किस टाइप से होता है दोस्तों, आइए जानकारी करते हैं। प्रिज्म कुछ इस टाइप से होता है, थोड़ा हमने तो ज्यादा ले लिया। ये कोण माना हमने ए, इसको दोस्तों अपवर्तन कोण कहते हैं। ये कोण बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म में। तो ये वाला जो कोण होता है इसको हमने माना P Q और ये वाला पॉइंट हमारा ना R। ठीक है, यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया, ये क्या है दोस्तों, अभिलंब है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या पॉइंट होता है, यदि मान लीजिए कोई आपतित किरण इस टाइप से आ रही है, प्रकाश किरण इस टाइप से आपतित हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा I1, क्योंकि अभिलंब से बना हुआ कोण क्या कहलाता है दोस्तों, आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण कहलाएगा। अब जब हम जानते हैं ब्रह्म माध्यम से सकल माध्यम में जाती है किरण इस टाइप से जानी चाहिए थी, बट ब्रह्म माध्यम से सकल माध्यम में जाने के कारण ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, अर्थात थोड़ा इस टाइप से जाएगी दोस्तों, ये किरण इस टाइप से ना जाकर इस टाइप से जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा एक अविलंब बन जाता है, यहाँ पर भी क्या बना दिया दोस्तों, एक अविलंब बन गया है दोस्तों। तो देखिए अगर इन दोनों को मैं बनाऊं तो ये कुछ इस पॉइंट मिलेंगे, इसको हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ से दोस्तों ये अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, कौन सी किरण दोस्तों, ये जो अविलंब के साथ, अविलंब कौन सा था हमारा, ये अविलंब है, अविलंब, और इधर दोस्तों ये वाला अविलंब है। ये हमारी आपतित किरण है। ठीक है, यहां से अविलंब के साथ जा रही है। अब ये कौन सा माध्यम हुआ, प्रिज्म के अंदर कांच है तो ये सवय माध्यम हुआ, और ये बार वाला वायु है तो ब्रह्म माध्यम हुआ। जब सकल माध्यम से कोई किरण ब्रह्म माध्यम में जाएगी तो ऑब्वियसली दोस्तों वो अविलंब से दूर की ओर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी तो कुछ इस टाइप से जाएगी। देखो जाना इसको किस टाइप से चाहिए था, इस टाइप से चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाकर ऐसे जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में कोण बना, ये मान लिया हमने I2, पहले माध्यम से सापेक्ष। यहाँ से देखिए अगर ये अविलंब और ये न्यूनतम किरण को माना जाए तो ये R1 होगा, क्योंकि पहले के लिए ये अपवर्तन कोण होगा। दूसरा अपवर्तन कोण हमने माना उल्टा करके माना, तो ये R2 इधर को मान दिया हमने, किधर मान लिया दोस्तों, इधर मान दिया। इन दोनों पॉइंटों को पीछे बना दिया है, एक तो इस वाले को और कुछ एक इस वाले को। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं, इस वाले कोण को जो कहते हैं हम विचलन कोण कहते हैं दोस्तों। और अगर देखा जाए तो अल्पतम विचलन कोण अगर होगा तो उसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्पतम विचलन कोण।
किसी प्रिज्म के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, अगर कोई प्रिज्म का अपवर्तनांक n है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, n बराबर sin i1 अपॉन sin ir, sin r1 ये तो हम जानते हैं स्नेल के नियम से, बराबर sin a प्लस लैम्डा m बाई 2 इंटू sin a बाई 2। ये किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला है दोस्तों। जहां जो हमारा जो लैम्डा m है, मैंने भी आपको बताया क्या, अलगम विचलन कोण है दोस्तों। इसमें एक कंडीशन है, यदि a का मान छोटा हो, अर्थात इतना, फिर a का मान छोटा होने के लिए क्या होगा, ये यहाँ से उठ के ऐसे हो जाएगा, अर्थात ये p और q पास में आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, प्रिज्म हमारा पतला हो जाएगा। प्रिज्म क्या हो जाएगा दोस्तों, पतला हो जाएगा। अगर प्रिज्म पतला हो, अगर प्रिज्म पतला हो, अर्थात कह सकते हैं a कम हो, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है दोस्तों, आइए जानते हैं। उस कंडीशन के लिए लैम्डा m बराबर होता है n माइनस 1 इंटू ए, लैम्डा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए। दोस्तों ये दो फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।